साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत तो हिंदी साहित्य चल रहा था हमारा, जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। तो काव्यांग विवेचन एवं जनपदी भाषा साहित्य ये आपका सिलेबस सब्जेक्ट है ना। तो ये थर्ड ईयर के सभी बच्चों के हिंदी साहित्य जिनका मेजर में आता है काव्यांग विवेचन, और एक दूसरा पार्ट है आपका जनसंचार माध्यम वाला। तो इसके तुरंत बाद यानी कि 3 दिन बाद में अब जनसंचार माध्यम वाला सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है उसमें बात करेंगे जनपदीय संत काव्य परंपरा की। ठीक है ना। तो जनपदीय संत काव्य परंपरा दैट मीन्स कि इसमें हम मुख्य जो संत रहे हैं इस परंपरा के उन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कवि सिंगा जी। तो इन दोनों को काम में और आपके दरअसल ये दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं, दो संत ही इंक्लूड किए गए, इसलिए हम दोनों इन दो को ही हम बेहतर तरीके से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इनके परिचय देखेंगे, साथ में इनकी रचनाएं देखेंगे, इनका साहित्य में योगदान देखने वाले हैं। तो जो जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आवश्यक तथ्य है उन सभी पर हम एक नजर डालेंगे। तो लेक्चर नंबर 13 होने जा रहा है। 15 लेक्चर की टोटल सीरीज थी ये। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 13 आज होने जा रहा है और इसके बाद में 2 लेक्चर आपके और बचेंगे। बाकी का अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हैं, सारे 15 ही लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर ही। तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर क्रम से 1 से लेकर के लास्ट तक के सभी आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगे। और इन सब के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं अगर वो भी देखना चाहे तो वो भी आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रज्ञान न्यूज के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को सुबह 5:30 बजे आपको एक डेली न्यूज के रूप में एक सेशन देता हूं, जहां पर आपका करंट अफेयर देखिए। अब आप छात्र हैं तो मैं आपको उसी दृष्टिकोण से आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या दिन भर के पूरे अपडेट रहना चाहते हैं सभी खबरों से कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, है ना, क्या घटनाएं घट रही है, तो उसके लिए मात्र 10 मिनट पर्याप्त है आप लोगों के। तो सुबह 5:30 बजे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, अगर बाद में भी उठते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेशन अवेलेबल रहता है यूट्यूब पर। आप सुबह जाकर के जो है 10 मिनट का मात्र वीडियो रहता है, जिसमें मैं दिन भर की पूरी जो मुख्य खबरें होती है वो देता हूं। तो उनमें से अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं ना, तो आपके यहाँ पर 30 खबरें यहाँ देता हूँ, 30 में से 20 खबरें आपके करंट अफेयर की होती है दोस्तों। क्लियर है। तो इन सब के अलावा ये आईएमपी क्वेश्चन आंसर के नोट्स है जो मॉडल पेपर मैंने 2025 में लिए थे, और उसी बेसिस पर 2026 के जो मॉडल पेपर अब आने वाले हैं, है ना, ये फरवरी के नेक्स्ट वीक से अभी स्टार्ट कर देंगे इसको हम। तो इसकी आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स अवेलेबल है। 15, है ना, दीर्घ प्रकृति के क्वेश्चन होते हैं और 10 लघु प्रकृति के। इनके सभी के आंसर जो है इस नोट्स में मिल जाएंगे आप लोगों को। आईएमपी नोट्स है, लेकिन इस नोट्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अगर सिंगल नोट्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 99 रुपए का मिलता है, और वहीं ऑल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहें तो 249 का सब्सक्रिप्शन होता है। और इसी प्रकार से एक फाउंडेशन का अलग से होता है 149 रुपए का, जिसमें 4 नोट्स अवेलेबल होती है। ठीक है ना। इस के बारे में मैं सेशन के लास्ट में और बताऊंगा। वैसे नंबर दिए गए हैं, आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके और ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं सीधे अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जो मैंने यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, ये जो 15 क्वेश्चन बताए उन सभी 15 क्वेश्चनों के 15 ही क्वेश्चन के आंसरों की ही ये सीरीज चल रही है। अगर आप नोट्स परचेस नहीं करना चाहते ना, तो उन बच्चों के लिए भी मैंने यहाँ पर एक रास्ता खोल दिया है। आप अगर चाहें तो क्लास नंबर 1 से इस सीरीज की क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 15 तक भी अगर आप देख लेते तो ये जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए ना दीर्घ प्रकृति के और लघु प्रकृति के, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे और उनका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आप जैसा चाहे तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं परचेस करके, और आप चाहें तो फ्री में सेशन भी देख सकते हैं। मैंने जो सेशन अभी लिए हैं 15 लेक्चर में, सब कुछ इसी पर अवेलेबल बेस्ड है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी स्थिति क्या है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। आज फोर्थ यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट होने जा रहा है जनपदी संत काव्य परंपरा। ठीक है ना। इसके बाद में ये 2 सेशन आपके और बचते हैं कंटिन्यूअली। 2 दिनों के बाद में जो है सेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे संत पीपा के परिचय पर, उसके बाद में संत कवि सिंगा जी के परिचय पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में संतों का योगदान देखेंगे कि काव्य परंपरा में क्या योगदान रहा है इनका। पॉइंट नंबर 4 में हम संत पीपा और सिंगा जी की तुलनात्मक रूप से इनका चर्चा करेंगे कि दोनों की तुलना करते हुए। और पॉइंट नंबर 5 में एग्जाम टिप पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 में 5 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो टॉप कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। तो ये पूरा डेवलप मतलब इस क्लासेस का पूरा शेड्यूल है, कैसे हमारी आज की ये क्लासेस चलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले आज का टॉप क्वेश्चन कौन सा है मॉडल पेपर में जो मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो उसमें आज का क्वेश्चन कौन सा है जिसका आंसर आज आपको सेशन में देखने को मिलेगा।
तो पहला क्वेश्चन है, संत पीपा का परिचय देते हुए काव्य धारा में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो बातों पर चर्चा की गई है। फर्स्ट में कहा गया है कि संत पीपा का परिचय दीजिए, और दूसरे में कहा कि उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, दो कॉन्सेप्टों को याद रखिएगा आप लोग, आज के सेशन में ये सब दोनों देखने को मिलेंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, संत कवि सिंगाजी और उनकी रचनाओं के बारे में बताइए। तो अब यहां पर देखिए, संत कवि सिंगाजी मतलब कि उनका परिचय, तो ये परिचय तो आप दोनों संत पीपा और संत कवि सिंगाजी दोनों के परिचय को आप लोग कवर करेंगे। उसके बाद में भले ही क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा नहीं गया हो, लेकिन तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग जो है ना, यहाँ पर उनकी संत पीपा की रचनाओं पर डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो योगदान दिया गया है उसको 2 में भी जोड़ दीजिएगा आप लोग। तो कुल मिलाकर के हमें दो कॉन्सेप्ट, संत पीपा और संत कवि सिंगाजी, दोनों कॉन्सेप्टों को अच्छे से क्लियर करना है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछे, कुछ भी हमसे छूटे नहीं। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले संत पीपा और संत कवि सिंगाजी का परिचय और उनका साहित्यिक योगदान, यानी साहित्य में उनका योगदान क्या रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 से, संत पीपा एकदम आसान भाषा में समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ अपने आप कवर होता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। सुनिए जरा, संत पीपा की जो की अगर बात करें, संत पीपा तो ये भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक रहे हैं, प्रमुख संतों में से एक रहे हैं। इनका जन्म दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ में हुआ था, याद रखिएगा, राजस्थान के झालावाड़ में। और ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में ये संत नहीं थे, बल्कि झालावाड़ जिले के या झालावाड़ क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। जी हाँ, पहले ये झालावाड़ के शासक हुआ करते थे, बाद में ये संत बने। तो संत पीपा का जीवन जो है भक्ति, भिक्षाटन और साधना में व्यतीत हुआ है। इनका पूरा जीवन भक्ति, भिक्षाटन और साधना में व्यतीत हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में समाज के गरीब, पीड़ित और सामाजिक असमानताओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई। उनका दर्शन मुख्य रूप से साधारण जीवन में ईश्वर भक्ति और समानता की भावना पर आधारित है। तो ये कुछ मेन की पॉइंट है जिन्हें आप लोगों को विशेष फोकस करना है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला है कि संत पीपा जो है, इनका जन्म कब से, इनका जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक का रहा है, तो 1470 से 1552 तक का। ठीक है ना, और इनका जन्म हुआ था राजस्थान के झालावाड़ में। संत पीपा का जो पूरा जीवन काल रहा है वो भक्ति, भिक्षाटन और साधना में व्यतीत हुआ पूरा। और इन्होंने जो रचनाएं की, वो रचनाओं का झुकाव किस ओर था, तो गरीबी, पीड़ित और समाज में जो असमानताएं उस समय व्याप्त थी, उनकी ओर झुकाव था इनकी सभी रचनाओं का। ठीक है ना, इसके अलावा उन्होंने हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा में उनकी जो रचना है, जरा उनके बारे में भी आप लोग बात कीजिए, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन में देखा था क्या पूछा गया, उनकी रचनाएं, है ना। तो ये तो पहले कॉन्सेप्ट में इनका परिचय हो गया। उसके बाद में इनके रचनाओं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, रचनाओं की। ठीक है, रचनाएं क्या क्या है इनकी रचनाएं, तो इन्होंने हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा में भजन, पद, दोहे और आरती की रचना की। याद रखिएगा क्या क्या रचनाएं थी इनकी, किस किस भाषा में, हिंदी में, अवधी में और ब्रज भाषा में। भजन, पद, दोहा और आरती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ईश्वर भक्ति को आम आदमी तक पहुंचाना, सर्व प्रमुख उद्देश्य इनकी रचनाओं का। तो हर एक जो कवि होते हैं ना, अब कवि हो या कोई भी कवि हो सकता है, सबकी रचनाओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से संत पीपा की रचनाओं का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति को आम आदमी तक, आम जन जन तक पहुंचाना। और इसी कारण से उन्होंने अपनी रचनाओं में भजन, पद, दोहा और आरती को ही सम्मिलित किया, जिससे समाज में धार्मिक और नैतिक जागरूकता फैले, जागरूकता बढ़े। उनके पदों में सत्य, करुणा, अहिंसा और भक्ति के तत्व मुख्य रूप से विद्यमान थे। याद रखिएगा इस बात, है ना। तो इनके पदों में, इनकी रचनाओं में सत्य, करुणा, अहिंसा और भक्ति के, है ना, तत्व मुख्य रूप से विद्यमान थे। तो यहां पर देखिए इनकी जो रचनाएं रही हैं, चूंकि जो तत्व हैं, अब तत्व भी तो उनकी रचनाओं से मैच होना चाहिए ना। अब उनकी रचनाएं क्या क्या थी, भजन थे, पद, दोहा, जो कि ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं, ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। अब चूंकि वही रचना ईश्वर की ओर आकर्षित कर पाएंगी जिसमें सत्यता प्रमाणित हो, जिसमें करुणा का भाव हो, जिसमें अहिंसा का रास्ता बताया गया हो, साथ ही भक्ति के साथ उसको जोड़ा गया हो। तो अगर ये तत्व सम्मिलित होंगे तभी तो
वो जो है आम जन को प्रभावित कर पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अगर बात करें इनके योगदान की साहित्य में, तो उन्होंने भक्ति साहित्य में जन काव्य की परंपरा को मजबूत किया। ये एक लाइन में इनका पूरा जो योगदान रहा है वो पूरी तरह सिमट जाता है। सुनिए दोस्तों, भक्ति साहित्य में, देखिए साहित्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। अब ये जो साहित्य है ना, ये भी हम जनपदीय साहित्य की ही बात कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष के साहित्य की बात कर रहे हैं। क्षेत्र विशेष का साहित्य यानी जनपदीय साहित्य, ठीक है। तो इसी साहित्य में जो है उन्होंने, साहित्य में अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, एक साहित्य और एक जन साहित्य। एक जन साहित्य, जन काव्य को जन साहित्य, है ना, जन काव्य। तो जो जन काव्य था ये जनपदीय साहित्य था, जो क्षेत्र विशेष का साहित्य था उसे उन्होंने, उसको जो है साहित्य में स्थान दिलवाया। तो भक्ति जो साहित्य रहा है पूरे पूरे भारत का, उस भक्ति साहित्य में जन काव्य की परंपरा को उन्होंने पूरी तरह मजबूत कर दिया। आम जनता की भाषा में आध्यात्मिक अनुभव को अभिव्यक्त किया, क्योंकि इससे पहले जो साहित्य था वो आम जन की पहुंच से दूर था। अब कोई भी साहित्य पहुंच से दूर कब होता है? जब वो आम जनता उस साहित्य को समझने में सक्षम ना हो। अब चाहे तो वो भाषा के आधार पर समझ लीजिए या किसी अन्य आधार पर समझ लीजिए। तो जब यहां पर संत पीपा ने अपनी इन रचनाओं को, इन रचनाओं जो उनकी जो रचनाएं थी, उनका जो उनकी जो रचनाएं की है उन्होंने, वो क्षेत्रीय भाषा में की। और क्षेत्रीय भाषा में करने के कारण क्या हुआ कि जो आम जनता की पहुंच साहित्य तक हुई। क्लियर हुआ ना यहां से? चलिए इसके बाद में बात करते हैं संत सिंगा जी की, है ना, संत कवि सिंगा जी की। तो संत कवि सिंगा जी को बिल्कुल इसी आधार पर पढ़ना है आप लोगों को। इसी तीन कैटेगरी में बात करेंगे। सबसे पहले परिचय देख लीजिएगा, उनकी रचनाएं देख लेंगे और उनका योगदान देख लेंगे। इसी के साथ में ये दो कॉन्सेप्ट आपके, दो पॉइंट जो थे आपके, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों अगर हम सिंगा जी, संत कवि सिंगा जी की बात करें, तो संत कवि सिंगा जी 1610 से 1700 के इस जीवन काल में भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि ये माने गए थे। वे मध्य प्रदेश के धार और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के धार। अब एक बात यहां पर ये भी याद रखना होती है आप लोगों को कि जो पर्सनालिटी जिस क्षेत्र से संबंधित होती है ना, उस क्षेत्र से ही वो प्रभावित होती है और उसी क्षेत्र की भाषाओं से वो जुड़ा होता है ना। तो अब चूंकि सिंगा जी जो है ना मध्य प्रदेश के धार और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, सिंगा जी काव्य धारा में संत साहित्य जन काव्य का मेल देखने को मिलता है। अब देखिए आप, संत साहित्य और जन काव्य। अब यहां पर जो भी अलग अलग विद्वान आए ना साहित्य के अंतर्गत, साहित्य में उन्होंने हर संभव प्रयास किया अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से। अब यहां पर सिंगा जी ने क्या किया कि जो संत साहित्य था, संत साहित्य जिसमें सिर्फ काव्य धार्मिक परंपराओं की ही बातें किया करते थे, हुआ करती थी, उसमें उन्होंने जन काव्य को जोड़ने का प्रयास किया और संभवतः वो इस कार्य में सफल भी रहे। वे मुख्यतः मालवी भाषा में रचना करते थे। किस भाषा में? मालवी भाषा में। अब चूंकि मैंने क्या बोला आपको, मध्य प्रदेश से कनेक्टेड थे। अब मध्य प्रदेश पूरा मालवा क्षेत्र, अब मालवा क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन सी भाषा आती है? मालवी भाषा, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो मालवी भाषा में ही उन्होंने रचना की ताकि वहां के जो क्षेत्र विशेष के जो लोग थे वो उसको अच्छे से समझ सके। इसलिए उनकी रचनाएं लोक जीवन और जन संस्कृति से बहुत करीब रही है ना। मतलब आम जनता भी इनकी रचनाओं को आसानी से समझ पाई है। सिंगा जी का साहित्य जो है मुख्य रूप से भक्ति, समाज सुधार और नैतिक शिक्षाओं पर केंद्रित था, बिल्कुल संत पीपा की ही तरह। ये याद रखिएगा, है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस रहे। तो इनका जो भी इनकी रचनाएं रही है, इनका जो भी साहित्य रहा है वो भक्ति पर आधारित था, समाज सुधार पर आधारित था और नैतिक शिक्षा पर आधारित था। उन्होंने कविता के माध्यम से ईश्वर भक्ति, साधना और मानवीय मूल्यों का प्रचार किया। ईश्वर की भक्ति का, साधना का और मानवीय मूल्यों का यानी नैतिक परंपरा का इन्होंने पालन किया, है ना। तो मानवीय मूल्यों का इन्होंने प्रचार किया। ये मुख्य रूप से इनका योगदान हो जाता है। क्लियर है? इसके अलावा सिंगा जी की उपबोलियां और भाषा शैली में मानवीय लोकधारा की मिठास स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उन्होंने दोहे, पद, भजन आज भी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। उन्होंने लोक कथाओं और स्थानीय परंपराओं को अपने काव्य में शामिल कर जन काव्य और भक्ति का संगम प्रस्तुत किया। अब देखिए इन्होंने भी जो मेल करवाया है वो मेल जन काव्य का और भक्ति का, जन काव्य और भक्ति। अब यहाँ पर देखिए अगर अलग तरीके से बात करोगे ना, तो जो भक्ति साहित्य रहा है पूरे भारत की अन्य भाषाओं में, जो भक्ति साहित्य चल रहा था, उस भक्ति साहित्य में जन काव्य को स्थान दिलवाया। जिस प्रकार से संत पीपा ने जो कार्य किया था,
है ना, जन काव्य को सम्मिलित करवाने का वही कार्य यहाँ पर सिंगाजी ने भी करवाया। तो ये जो संत रहे हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से अपनी जन काव्य की जो परंपरा रही है उसको अमृतता प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। तो जन काव्य और भक्ति का संगम इनका प्रमुख योगदान माना जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इनका संतों के योगदान की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा था, पॉइंट नंबर 3 में क्या था, संतों का योगदान, संतों का योगदान। तो भक्ति साहित्य को आम जनता तक पहुंचाना प्रमुख संतों का मतलब एक, दोनों ही संतों का, अगर आप जब कॉमन में लिखोगे ना कि है ना संत पीपा या सिंगा जी का योगदान क्या रहा है, मुख्य योगदान क्या रहा है, तो मुख्य योगदान को आप संक्षेप में लिख सकते हो, भक्ति साहित्य को आम जनता तक पहुंचाना पहला योगदान। दूसरा है समाज में नैतिक और धार्मिक चेतना का विकास करना। तीसरा है जनकाव्य और स्थानीय भाषाओं के विकास में योगदान देना। जनकाव्य और स्थानीय भाषा, अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन्होंने जन काव्यों की रचना की लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में की, इस कारण से जन काव्य का तो विकास हुआ ही, साथ में क्षेत्रीय भाषाओं का भी विस्तार होने लगा, है ना। लोक संस्कृति और परंपराओं को साहित्य में संरक्षित कर दिया। तो क्षेत्र, उस क्षेत्र विशेष की, जिस क्षेत्र विशेष के लिए काव्य लिखा गया था, उस क्षेत्र की जो संस्कृति थी, उस क्षेत्र की जो परंपराएं थी, उनको अमर बना दिया इन्होंने। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 में आप देखने वाले थे संत पीपा और सिंगाजी की तुलना और उनका महत्व। तो आइए 4 बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भक्ति का संदेश, ये हमारा आधार बिंदु है, इस पर हम दोनों संतों का जो है तुलनात्मक रूप से हम इनको देखेंगे और उनके महत्व को उजागर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, दोनों संतों का मुख्य उद्देश्य भक्ति का संदेश आम जनता तक पहुंचाना था। तुलनात्मक रूप से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो दोनों संत, ऐसा नहीं है कि संत पीपा का उद्देश्य की रचनाओं का उद्देश्य कुछ और था और संत सिंगा जी की रचनाओं का उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं, बल्कि दोनों ही संतों का जो उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था, भक्ति का संदेश आम जन जन तक पहुंचाना था। दूसरा पॉइंट देखें, भाषा और शैली के आधार पर, तो संत पीपा ने मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा का उपयोग किया। आपको पता था मुख्यतः, वैसे इसमें इंक्लूड है हिंदी, अवधी और ब्रज, इन 3 का उपयोग किया था संत पीपा ने, ठीक है। और जबकि सिंगा जी ने मालवी भाषा में अपनी रचनाएं की, है ना। तो जिस जिस भाषा में इन्होंने रचनाएं की, उस भाषा को इन्होंने आगे विस्तार दिया। तीसरा बिंदु था काव्य का स्वरूप, किस टाइप के इन्होंने काव्यों की रचना की। तो दोनों ने पद, दोहा, भजन और लगभग आरती, जैसे संत पीपा ने कुछ आरतियां भी लिखी है ना, कुछ आरतियां अवधी में, और अवधी में भी, ब्रज में भी, हिंदी में भी। तो लेकिन दोनों संतों का जो कॉमन था वो पद, दोहे और भजन थे, ठीक है। तो अपने इनके माध्यम से जो है इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन पीपा की रचनाएं जो है अधिक आत्मानुभूति पर आधारित थी, अधिक आत्मानुभूति पर, ठीक है। ये तुलनात्मक रूप से अगर कहना चाहें तो बिल्कुल हम इस पॉइंट को भी रख सकते हैं ना। जबकि सिंगा जी की रचनाएं जो थी वो सामाजिक जागरूकता पर आधारित थी। देखिए, तो संत पीपा की जो रचनाएं थी वो आत्मानुभूति पर, अधिक आत्मानुभूति पर, अधिक पर, वैसे आत्मानुभूति तो संत सिंगा जी की रचनाओं में भी होती है, लेकिन संत पीपा की रचनाओं में अधिक आत्मानुभूति परिलक्षित होती है। जबकि संत सिंगा जी की जो रचनाएं थी उसमें सामाजिक जागरूकता देखने को मिलती है, जो लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है। वहीं आखिरी आधार लेते हैं लोकप्रियता का। तो लोकप्रियता में तो संभव था, बिना पढ़े ही अपन ये समझ सकते हैं कि आज हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोकप्रिय थे। तो दोनों संत अपने समय में जनप्रिय थे, देश काल परिस्थिति, है ना। तो आज भी उनकी रचनाएं भक्ति साहित्य के अध्ययन और लोक संगीत में प्रचलित आज भी है। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में क्या देखने वाले थे, एग्जाम टिप, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम टिप की आवश्यकता है नहीं है, क्या, क्योंकि इसी कारण से स्लाइड यहाँ पर डिलीट कर दी गई है, मुझे नहीं पता था इसका, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फाइनली 5 एमसीक्यूज पर। यहाँ 10 लिखे हुए, लेकिन 10 नहीं होंगे, सिर्फ 5 एमसीक्यूज होंगे। आइए फटाफट इन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संत पीपा का जन्म और भक्ति दर्शन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंध, संत पीपा किस क्षेत्र से, तो दोस्तों राजस्थान से, है ना। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, बिहार और उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो अब यहाँ पर आपको देखिए, अब ये तो आपको क्लियर पता है कि संत पीपा का जन्म जो है राजस्थान के झालावाड़ में हुआ था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस टाइप से पॉइंट आपको देखने को मिल गए। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंफ्यूजन कि यार अब कौन सा टिक लगाएं, है ना, कौन सा टिक लगाएं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हाँ एक ऑप्शन अगर यहाँ होता मध्य प्रदेश और राजस्थान तो और ज्यादा बेहतर हो जाता,
और ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन अब प्रश्न एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता आपको। देखिए, संत पीपा का जन्म और भक्ति दर्शन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? अब यहां पर उनका सिर्फ जन्म ही नहीं, देखिए जन्म तो राजस्थान से संबंधित था, लेकिन भक्ति दर्शन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भक्ति दर्शन जो है उत्तर, विशेष है ना, विशेष रूप से, वैसे मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में, ये कुछ खास क्षेत्र थे जहां के क्षेत्र इनसे ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन अब ऑप्शन में हमें या तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश देखने को मिला या गुजरात और मध्य प्रदेश देखने को मिला। अब गुजरात और मध्य प्रदेश को हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर उनके जन्म यानी कि राजस्थान की चर्चा नहीं थी। लेकिन राजस्थान के साथ अगर मध्य प्रदेश होता तो बेशक हम इसको टिक लगा देते, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात भी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी गलत नहीं होगा। इस बात का वो विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, संत कवि सिंगा जी की प्रमुख भाषा और क्षेत्र कौन सा है? अब यहां पर भी दो बातें पूछी गई है, इनकी प्रमुख भाषा और क्षेत्र। तो कौन सी भाषा थी संत कवि सिंगा जी की? कौन कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा, अवधी, मालवी या मराठी? कौन सी थी? इजीली आप बता पाएंगे। इन्होंने, ये चूंकि मध्य प्रदेश के निवासी थे, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, और इन्होंने मालवा पर ही आधारित जो है जन काव्य की रचना की है, मालवी भाषा में की थी। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीपा और सिंगाजी की रचनाओं में प्रमुख समानता क्या है? प्रमुख समानता, दोनों केवल दोहा की रचना करते, दोनों ने केवल दोहों की रचना की। तो केवल आ गया ना, इसलिए ना, दोहों की रचना दोनों ने की थी, सही है, लेकिन केवल नहीं की ना, केवल नहीं, क्योंकि इसमें और भी शामिल थे, ठीक है। दोनों ने भक्ति और जनकाव्य शैली को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। दोनों ने संस्कृत में महाकाव्य लिखा, गलत है। दोनों ने केवल, ये केवल वाले तो मतलब ही नहीं है ना, ऑप्शन बी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर सिंह जी की रचनाएं मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो किस विषय पर थी दोस्तों? इनकी थी समाज सुधार और ईश्वर भक्ति पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? संत पीपा की रचनाएं मालवी भाषा में है, तो नहीं, गलत है ये। जबकि सिंगा जी ने भक्ति काव्य के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई। संत पीपा और सिंगा जी ने केवल शास्त्र, ये केवल फिर आ गया ना। और संत कवि, संत की रचना केवल, केवल वाले को हटाइए, ऑप्शन बी को आप टिक लगा दीजिए। केवल 99% तक वो केवल वाला ऑप्शन गलत ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपकी क्लास होती है कंप्लीट, लेकिन रुकिए, जाइए मत। कल वाले सेशन, एक मिनट और रुक जाइए। कल वाला सेशन किस पर होगा? तो अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से, लेक्चर नंबर 14 कल होगा, टॉपिक नंबर 14 पर। लास्ट यूनिट आपकी बची है यूनिट नंबर 5। यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो 3 मत सोचिए कि वापस हम पीछे मुड़ के नहीं जाने वाले ना। ये 3 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब सेकंड लास्ट क्लास, उसके बाद में लास्ट 15वां क्लास कंप्लीट हो जाएगा आपका। इस सब के अलावा नोट्स के बारे में आपको एक बार और रिकॉल करवा दूं, जिन दोस्तों को भी आईएमपी क्लास नोट्स चाहिए, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स जिसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी होंगे 2026 के एग्जाम के लिए, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 प्लान है सब्सक्रिप्शन के, 99 और 249। 99 में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट की नोट्स आप ले सकते हैं, और 249 में आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके। फाउंडेशन का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए 149 का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है, जिसमें आपको 4 नोट्स प्राप्त होती, 4 नोट्स मिलती है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता। क्लियर है? सेपरेट पीडीएफ नोट्स मिलेगी सभी की। जिनको दोस्तों को चाहिए, नंबर दिए गए हैं, नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर भी सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल या डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में। अगर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे ना। ये सब आप लोगों के लिए ही है। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।